आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इतिहास के पन्नों पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरब आक्रमण के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत पर तुर्की आक्रमण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और एक तरह से जो तुर्की आक्रमण होता है उसने संपूर्ण रूप से या कंप्लीट भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी तुर्की आक्रमण के बाद में। तो आज हम तुर्की आक्रमण जैसे किस किस टाइप से तुर्की आक्रमण भारत पे हुए हैं और किस किस शासक के द्वारा और किन किन स्टेजेस में उनका तुर्की आक्रमण हुआ है, उनसे पहले आज हम एक बार कौन तुर्क थे, कहाँ वो जिनकी जब शुरुआत होती है इन तुर्कों के इतिहास की, वो कहाँ से शुरुआत होता है, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम जानते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें जैसे जो तुर्की आक्रमण होते हैं भारत के ऊपर वो मोहम्मद गोरी के समय में होते हैं, लेकिन एक तरह से हम मोहम्मद गोरी के बारे में एक तरह से संक्षिप्त रूप से और उसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक है या दिल्ली सल्तनत जिसके द्वारा स्थापित की गई कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में आज हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम इसी चीज के बारे में जान लेते हैं कि तुर्क कौन थे। तुर्क ये एक मध्य एशिया की एक तरह से एक कबीलों के टाइप में थे ये। जैसे जिस टाइम पे इस्लाम धर्म की स्थापना हो रही थी तो उस टाइम पे, क्योंकि ये मध्य एशिया में जैसे अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ है, उसी के साथ ही उनके पास में ही थे ये। लेकिन पहले क्या था, ये कोई इनकी कोई संस्कृति, इनका कोई एक तरह से कोई विकसित संस्कृति नहीं थी इनकी। ये कबीलों में रहते थे और अब कबीलों में रहकर ही अपना अपना सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार जैसे हमें सबसे पहले जो तुर्की एक तरह से कबीलों में रहते थे और इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ साथ में क्या हुआ था, इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और इनकी तुर्की की एक विशेषता थी कि ये एक तरह से लड़ाकू जाति थी। जब भी कबीलों में भी इनके आपस में, जैसे कबीलों में सरदार के ऊपर इनकी भी, इस कबीले का सरदार कौन बनेगा, तो उनका आपस में भी एक तरह से विवाद रहता था इनका। लेकिन और इनकी दूसरी बात इनकी कि इनको घुड़सवारी बहुत अच्छी आती थी। एक तो क्या होगा, इनमें एक तरह से लड़ाकू जाति हो गई, घुड़सवारी हो गई इनकी, क्योंकि ज्यादातर युद्धों में घोड़ों का प्रयोग किया जाता था और वो उनके लिए जो एक तरह से पैतृक जन्मजात इनके अंदर वो प्रतिभा थी। इस प्रकार मुस्लिम जो अपना प्रसार कर रहा था और इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और उसका मुस्लिम धर्म का प्रसार करना था। एक तरह से मुस्लिम धर्म या मुस्लिम धर्म ने इनके एक सपोर्टिव रोल निभाया इनके जीवन में। तो ये साम्राज्य विस्तार की तरफ निकल पड़े। तो जैसे जो सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण जो सबसे पहला जो हमारे को जो तुर्की आक्रमण एक तरह से जो भारत के ऊपर देखने को मिलता है, वो मोहम्मद गोरी के समय में 1175 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ फिर भारत पर काफी अभियान मोहम्मद गोरी के द्वारा किए गए थे। और इसकी एक खास बात यह थी कि मोहम्मद गोरी अपने साथ गुलामों का एक दल रखता था, जिसमें काफी योग्य बुद्धिमान उसके साथ में दास रहते थे, जो उसके जो एक तरह से उसके जो सेनापति है और उसकी जो सेना में भी काफी ऊंचे पदों पर उसके गुलाम थे। उनमें से 4 मुख्य जो थे, जो मैं आपको बताता हूँ। एक यल्दोज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। यल्दोज और कुबाचा, जैसे कुबाचा है वो सिंध और पंजाब के एरिया में लगभग जिस टाइम पे गोरी का जो अभियान थे, तो एक तरह से वो अपने गुलामों को ही, क्योंकि बहुत काफी एरिया हो गया था उसके पास में, तो वो अपने गुलामों को ही वो अपनी कुछ रियासतें दे देता था शासन करने के लिए। तो इस प्रकार उसने कुबाचा को सिंध और पंजाब का कुछ एरिया दे दिया। ऐबक जैसे उसके अभियानों में रहा साथ साथ में, तो उसने जैसे दिल्ली का, लाहौर का ये एरिया उसको मिल गया। तो अब हम जैसे मुख्य रूप से उसके अभियान काफी हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 2 अभियानों के ऊपर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जैसे गोरी का लगभग 1190 तक आकर मोहम्मद गोरी ने लगभग पंजाब और सिंध के काफी एरिया के ऊपर कब्जा हो चुका था उसका। तो कब्जा होने के बाद में एक तरह से उसके ऊपर भारत का काफी हिस्सा उसके राजनीतिक क्षेत्र में आ चुका था। तो उसने फिर टारगेट किया पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, जिसको हम रायपिथौरा के नाम से जानते हैं। तो उसके और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में जो 1191 ईस्वी में पहला तराइन का युद्ध बोलते हैं हम जिसको, वो युद्ध हुआ। लेकिन एक तरह से पृथ्वीराज चौहान भी उसमें वर्तमान भारत की उत्तर भारत के राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा शासक था उस टाइम पे, पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम रायपिथौरा के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें तराइन के प्रथम युद्ध में जो 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी होता है और मोहम्मद गोरी इसमें हार जाता है। उसके अगले ही साल मोहम्मद गोरी, और लगभग इसमें एक खास बात यह कि जो जिस टाइम पे आक्रमण हुआ और आक्रमण के बाद में जैसे पृथ्वीराज चौहान ने उसके ऊपर विजय प्राप्त की, तो उस विजय के बाद में उसने जैसे सेना से जो कब्जा किया, उसने जो सोना चांदी और उनका जो एक तरह से उसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग उसको 7 करोड़ रुपए की संपत्ति उसके हाथ लगी थी मोहम्मद गोरी के द्वारा।
से। उसके बाद में फिर अगले ही साल वो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान में आमने सामने होते हैं। लेकिन इसमें आकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और एक तरह से भारत के ऊपर मुस्लिम साम्राज्य का स्थायी रूप से, क्योंकि देखा जाए तो उस टाइम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसको हराने के बाद में उसके पास में राय पिथौरा का और दिल्ली का काफ़ी एरिया उसके और अजमेर का काफ़ी एरिया उसके कब्जे में आ गया और एक तरह से भारत के ऊपर स्थायी मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हो गई। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत से कि कैसे स्थापना होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मोहम्मद गोरी अपने साथ में गुलामों का काफ़ी लेकर चलता था गुलाम वो। तो उन गुलामों में उसके मुख्य रूप से यल्दौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी उसके साथ जो मुख्य रूप से उसके साथ रहते थे और उसके सबसे एक तरह से उनका काफ़ी लगाव भी था क्योंकि लगभग हर अभियान में वो उनके साथ रहते थे वे। फिर ऐबक, लेकिन एक ऐसे जो मोहम्मद गोरी है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक तरह से ये भी चीज़ आती है कि भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना क्यों की, क्योंकि जो साम्राज्य भारत के ऊपर उसने जीता, हिंदुस्तान में जो जितने भी एरिया के ऊपर उसने कब्जा किया था वो बाद में एक तरह से पूरा का पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता हो। तो क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक को वो चीज़ कोई पूरा साम्राज्य मिला, क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो उसने जब उसे पूछा गया कि तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं है तो तुम इतना साम्राज्य का क्या करोगे, तो उसने बताया कि जो मेरे दास है वही मेरी संतान है और जो मेरे मुख्य दास है वही अपनी योग्यता साबित करके इतने बड़े साम्राज्य को ले सकता है। तो इससे ही दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होती है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी, जिसका अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, विस्तारपूर्वक अध्ययन कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और उसने एक मुख्य विशेषता ये भी है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के विषय में कि उसने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। उसने सिलह सलार की पदवी के साथ ही उसने दिल्ली के ऊपर शासन किया और मुख्य रूप से उसने दिल्ली को अपनी राजधानी न बनाकर लाहौर से अपना पूरा व्यावसायिक प्रशासनिक व्यवस्था चलाकर अपनी सल्तनत का विस्तार किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक है जिसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, उसका अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसके ऊपर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और